हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता लाइव क्लास की सीरीज में आज हमारा 13 चैप्टर ही कंटिन्यू चलेगा। वैसे इसके टोटल 3 से 4 लेक्चर होने वाले हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। तो 18 नंबर के श्लोक से हम आज शुरू करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा स्नेह कब लिया जाना चाहिए और उसका रीजन। पहले क्वेश्चन कैसा पूछा जाता था एग्जाम में, आपको स्नेह का नाम देगा, पूछेगा किस ऋतु में सेव्य है, पर अब क्वेश्चन ऐसा बनता है किस ऋतु में ये लिया जा रहा है, इसका रीजन क्या है, इस ऋतु में ही क्यों लेना चाहिए। तो सर्पी शरदी पातव्यम, सर्पी जो है शरद ऋतु में सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और पित्त की शांति के लिए बेस्ट कौन होता है? सर्पी होता है। वसा मज्जा का प्रयोग माधव में करना चाहिए। माधव मतलब वसंत नहीं है, अभी मैं रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ विमर्श में से, ठीक है ना। वसा और मज्जा का माधव में, तेल का प्रावट में। कैसे याद करोगे? दो तो आपको वैसे ही याद हो जाते क्योंकि शरद में घृत यानी शरद में पित्त का प्रकोप, तेल सॉरी घृत क्या करता है? पित्त की शांति। तेल का प्रयोग प्रावट में करते, प्रावट में वात दोष का प्रकोप, और वात की शांति कौन करता है? तेल करता है। पर माँ से मज्जा माँ से माधव, पहले कोड बनाकर याद कर लेते हैं। माँ से मज्जा माधव में, पर मज्जा के साथ वसा भी है तो वसा और मज्जा का माधव में। ना अति उष्ण शीते स्नेहम पवेत नरा, तो बहुत ज्यादा उष्ण काल में, बहुत ज्यादा शीत काल में हमको स्नेहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हमने सिंपल पढ़ लिया। अब रीजन देखते हैं। तो शरद ऋतु में स्वस्थ मनुष्य को घृतपान कराना चाहिए क्योंकि शरद ऋतु में स्वाभाविक रूप से पित्त का प्रकोप होता है और घृत जो होता है पित्तग्न होता है। पढ़ा दी थी मैं अभी अभी। और चरक अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में एक बहुत सुंदर सा श्लोक बोला है जो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, रेफरेंस भी पूछा है। शरीर जानाम दोषानाम क्रमेण परम औषधम वस्ते विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु, यानी जो शारीरिक दोष है उसमें वस्ती वात में, विरेचन पित्त में, वमन कफ में और तेल वात में, घृत पित्त में, मधु कफ में दिया जाता है। इसके अनुसार हमें घृत पित्त में देना चाहिए। फिर बसा और मज्जा का प्रयोग माधव में क्यों करना है? माधव यानी वैशाख है, बसंत नहीं है। जब आपको क्या पढ़ाया जाता है? दोषों के संचय प्रकोप प्रसर के स्थान पर आधार पर ऋतु का डिवीजन पढ़ाया जाता है, तो वहां पे शिशिर चला जाता है। क्या होता है? बसंत ग्रीष्म प्रावट वर्षा शरद हेमंत। तो बसंत में हम कौन सा महीना लगाते हैं? माघ फागुन नहीं लगता, फिर वहां पे फाल्गुन चैत्र लगता है ना। फाल्गुन चैत्र, वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण, ऐसे ही बनता है ना। तो वहां पे फाल्गुन जो है वैशाख के महीने को बोला जाता है। या नॉर्मल ऋतुओं के बारे में बात कर लो, माघ शिशिर बसंत ग्रीष्म। बसंत क्या है? आदान काल की मध्य ऋतु है, यानी माघ फागुन चैत्र वैशाख। तो समझ लो जो वैशाख है ना वो माधव है। ठीक है, अभी आएगा समझ में, मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी आया होगा। फिर भी वसा मज्जा का पान माधव में करना चाहिए क्योंकि वसा मज्जा बलाधान के लिए होती। पहला रीजन समझे, वसा मज्जा का प्रयोग माधव में करना है। क्यों? क्योंकि वसा और मज्जा बल देने वाली होती है। बल देने वाली होंगी, इसका मतलब क्या होगा कि इस समय पे बल जो होगा कम होगा, इसीलिए तो इसका प्रयोग किया जा रहा है। वैशाख जो होता है आदान काल का मध्य होता है। वैशाख आदान काल का मध्य है, तो माघ फागुन चैत्र वैशाख आप तो ऐसे ही समझ लो शिशिर बसंत के हिसाब से। तो वैशाख आदान काल का मध्य, और आपको पता है कि आदान काल में धीरे धीरे बल कम होता जाता है। शिशिर में अच्छा, बसंत में थोड़ा कम, शिशिर बसंत और ग्रीष्म में और ज्यादा कम हो जाता है ना। इसमें सभी प्राणियों का बल स्वाभाविक रूप से घटता है, उस समय इसका प्रयोग करना चाहिए, बल को स्थिर रखता है, जैसे कि ऊपर के दोनों श्लोक में बताया गया है। ठीक है, फिर आता है बसा और मज्जा ना तो शीतल है ना ही उष्ण है किंतु साधारण है, और वैशाख में ना तो उष्णता रहती ना ही शीतलता रहती है, अतः साधारण गुण विशिष्ट बसा मज्जा का प्रयोग हमको करना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब क्या है, एक और चीज बताई है इन्होंने, यद्यपि कफ के लिए भी उत्तम नहीं है पर घृत की अपेक्षा तो उत्तम है, क्योंकि वसा जो है, मज्जा वो है, कफ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं है पर थोड़ी तो है। तेज से तो कई ज्यादा अच्छी है, घृत से भी ज्यादा अच्छी है।
क्योंकि बसा मज्जा बल को बढ़ाने वाली है। फिर आप बोलोगे बसंत में तो कफ का प्रकोप होता है, फिर क्यों इसको देते हैं? ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने बोला बसंत यानी बैशाख नहीं है, माधव नहीं है। यहाँ पे बल कम हो रहा है इस ऋतु में, आगे जाके आएगा। ठीक है, तेल आखिरी तेल हम पढ़ लेते हैं। तो तेल क्यों बोला गया है? हेमंत में संचित दोष का तेल प्रावट में दिया जाता है, तो अष्टांग संग्रह में तेल प्रावट वर्षांते दिया जाता है। ठीक है, वैशाख में ही बसा और मज्जा का प्रयोग बताया है। यह बसा मज्जा का प्रयोग बल तथा धातु की वृद्धि करने, यहाँ पे बस शॉर्ट में आप याद कर लीजिए कि बसा और मज्जा का प्रयोग बल तथा धातु की वृद्धि करने के लिए दिया जाता है। इसका प्रयोग आदान काल के मध्य में जब बल और धातु का अधिक क्षय होता है उस समय करने के लिए दिया जाता है। और प्रावट तेल का मैंने आपको बता दिया है क्यों दिया जा रहा है ना, वात की शांति के लिए दिया जाता है। कंप्लीट हुआ हमारा रीजनिंग। अब आता है स्नेहपान का काल। कब स्नेहपान करना चाहिए? दिनों रात्रि के अकॉर्डिंग। तो वात पित्त अधिको रात्रि उष्णे चापी पिबेत नरा, यानी गर्मी के दिनों में और वात पित्त की अधिकता हो तो रात्रि के समय स्नेहन देना है। अगर शीतकाल है और कफ की अधिकता है तो दिन में। कुल मिला के यहाँ पे आपको ये याद करना है कि जब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब आपको स्नेहन देना है। टेम्परेचर नॉर्मल मतलब क्या होगा कि गर्मी के दिन है तो टेम्परेचर कब ठीक हो जाएगा? रात में। तो गर्मी के दिन में साथ में आपको वात पित्त दोष और याद करना पड़े, क्योंकि वात जो होता है अगर पित्त के साथ लगेगा तो वो भी गर्म हो जाएगा, तो गर्मी गर्मी बन गया ना। तो गर्मी के दिन में प्लस वात पित्त की अधिकता में, दिन में तो बहुत गर्मी लगेगी, रात में दे दो। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या था कि ठंडी का समय है, कफ बढ़ा हुआ है, ठंडी है और ठंड वाला कफ भी बढ़ा है। यहाँ पे वात का कोई लेना देना नहीं, वात तो पित्त के साथ चल दिया है ना। जब ठंडी का समय था, कफ ज्यादा था, रात में तो ठंडी ज्यादा लगेगी, तो कहाँ देना है? दिन में। यानी दिन में थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडी के समय नॉर्मल होता है, तो शीतकाल में कफ की अधिकता में दिन में देना चाहिए। अगर इससे उल्टा कर दिया तो क्या गड़बड़ होगी, वहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो समझ लिए ना कि गर्मी का दिन हो, वात पित्त बढ़ा हुआ हो, रात में दो। ठंडी का समय है, कफ बढ़ा हुआ हो तो दिन में देना चाहिए। ठीक है, अगर इसके विपरीत में आपने सेवन कर लिया, जैसे कि गर्मी के दिन थे, वात पित्त की अधिकता थी, आपको रात में करना चाहिए था, आपने दिन में पी लिया, तो क्या होगा? कोड बना लो, यूपी मुक्का। यूपी मुक्का। यू फॉर उन्माद, पी फॉर पिपासा, मू फॉर मूर्छा, का फॉर कामला। इसी से याद रहेगा, यूपी में गर्मी बहुत ज्यादा, तो गर्मी के दिनों वाला ये कोड है, यूपी मुक्का। और वैसे भी आपको पता है कि मूर्छा वगैरह पिपासा किस में होगा? गर्मी के दिन में होगा ना, तो वैसे भी याद रहेगा, उन्माद, पिपासा, मूर्छा और कामला। फिर अगला आता है कि शीतल समय था, कफ की अधिकता थी, दिन में देना था पर रात में पी लिया, तो क्या होगा? सारे कफज बेकार हो जाएंगे। जब हमने एक चीज याद कर ली तो दूसरी तो हमको याद ही रहनी चाहिए। कोड बनेगा आसूपा। आ से आनाह, आ से अरुचि, सु से शूल, पा से पांडु, आसूपा। यूपी मुक्का, यहाँ पे आसूपा कोड बनेगा। कोड से भी याद रख सकते हो, बिना कोड के भी याद कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आपको याद करना है। अब है स्नेहपान का अनुपान। पांचवें क्वेश्चन पर आ गए हम। 25 में से पांचवा क्वेश्चन चल रहा है अभी, बहुत सारे क्वेश्चन हमको करने हैं। ठीक है, चैप्टर अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो बोर होने लगेंगे। तो बताना कि इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्नेहपान का अनुपान क्या हो? अब हमने देख लिया कौन से ऋतु में क्या करना। शरद में घृत का, प्रावट में तेल का, वसा मज्जा का माधव में या बैसाख में। ठीक है, अब उन तेल के बाद या बसा मज्जे के बाद हमको पीना क्या है? प्रैक्टिकल सोच के देखिए कि आप किसी पेशेंट को स्नेहपान करा रहे हैं, उसको आपने तेल पिलाया है तो आपको कौन सा अनुपान देना है, घृत पिलाया तो कौन सा अनुपान देना, ये आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल भी बहुत
प्रैक्टिकली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल तो है ही, एग्जाम में पूछा जाता है। तो घृत पीने के बाद आपको उष्ण जल देना है, घृत पीने के बाद गर्म पानी, तेल पीने के बाद यूष देना है। तो पेयम यूषम तेलम अनुशस्यते, जो श्लोक में लिखा वही हिंदी में लिखा, तो हिंदी से पढ़ लेते, थोड़ा सा कठिनाई कम होती है ना। बसा मज्जा के बाद मंड याद करते, घी पिया, जनरली घृत पानी कराते अपन, तेल वसा मज्जा अभी तक तो मैंने तो नहीं कराया है। तो घी पीने के बाद अपन क्या करते, गर्म पानी पिलाते, याद रहता है। तेल पीने के बाद यूष पिलाना है। तो जब हम यूष बनाते हैं, सूप बनाते हैं घर में, तो किस में बनाते हैं, तेल में फ्राई करके बनाते हैं ना, कोड बन गया, तेल में फ्राई करके यूष बनता है, तो तेल पान में यूष दे दो। और माँ से मज्जा, माँ से मंड, पर मज्जा के साथ हमेशा बसा रहता है, जैसे माँ से मज्जा माँ से माधव याद किए थे ना, ऐसे यहाँ पे बसा मज्जा के साथ मंड देना है। अगर आपको कुछ ना मिले तो सभी के बाद आप गर्म पानी पिला दो। तो अभाव में सभी स्नेहों के पीने के बाद गर्म पानी पीना चाहिए। अब ये तो सिंपल पढ़ लिया, पहले जैसे क्वेश्चन पूछा जाता था, पर अब ऐसा नहीं पूछा जाता। ऐसा पूछा जाता है कि तेल के पान के बाद यूशी क्यों पिला रहे हो, बसा मज्जा के बाद मंडी ही क्यों पिला रहे हो, इसका रीजन बताओ। जैसे वहां पे शरद में घृत क्यों दे रहे हो, प्रावट में तेल क्यों दे रहे हो, बसा मज्जा को माधव में क्यों दे रहे हो, है ना, इसका रीजन हमको पढ़ना है। तो क्या होता है अनुपान का मतलब, क्या होता है, औषधि के गुण के विपरीत होना चाहिए। जैसे हमने कोई उष्ण चीजें ली, शीतल जल पियो, शीतल चीजें ली, उष्ण चीजें पियो। क्या होता है इससे कि जो हमने औषधि ली उसको समान रूप से उसकी जगह पर पहुंचाना और सारे शरीर में फैलाने का काम करता है, वो अनुपान रहता है। तो अनुपान के द्वारा औषधि का गुण शरीर में शीघ्र ही प्रसारित हो जाता है। अनुपान इस प्रकार का दिया जाता है जो औषधि के गुणों के को विशेष रूप से विकसित करे। प्रायः वह औषधि के गुण के विपरीत होता है। घृत शीतवीर्य होता है तो वह उष्ण जल के कारण सारे स्रोतस में अच्छे से फैल जाएगा। अगर घृत शीतल है, ठंडा पानी पी लिए जमा देगा ना, है ना। तो यहाँ पे इसका यही रीजन है, अनुश्रोतस में फैलकर अपना कार्य करने में समर्थ हो जाता है। फिर तेल के बाद यूष क्यों दे रहे हैं, तो यूष सामान्यतः जो होता है वात को दूर करने वाला होता है। और हम तेल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वात की प्रधानता है, प्रावट में दे रहे थे, है ना। तेल जो है प्रावट ऋतु में स्पेशली वात के लिए दिया जाता है, और हम यूष इसीलिए दे रहे हैं तेल के साथ ताकि उसका सपोर्ट और करे। तेल तो वात को शमन कर रहा है पर यूष भी करता है, तो उसकी सपोर्टिंग चीज को देंगे तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा ना। तो सामान्यतः वात को दूर करने वाला होता है पहला रीजन। यद्यपि द्रव्य के अनुसार बनाया हुआ यूष वात पित्त कफ सभी को अलग करता है, पर उसमें एक क्वालिटी होती है कि यूष वात पर ज्यादा फोकस करता है। पर यूष से मूंग का ही यूष लिया जाता है जो कि वात व्याधि में विशेष रूप से लाभकर होता है, ठीक है। और कफ पित्त का विरोधी भी नहीं होता है। अब आते हैं बसा और मज्जा का अनुपान, समझ लिए ना। यूष क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यूष वात को शमन करता है, और यूष से मूंग का यूष लिया जाता है जो स्पेशली वात व्याधि में दिया जाता है। बसा मज्जा के बाद मंड क्यों दे रहे हैं, तो बसा मज्जा का हमने क्यों प्रयोग किया था, बसा मज्जा जो होता है बलाधान के लिए दिया जाता है, ये हमने एक चीज पढ़ा था। मंड का अनुपान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मंड स्वभावतः धान के लावा से बनाया जाता है, और ये क्या करता है, पाचन दीपन और वात का अनुलोमन करने वाला होता है। मंड दीपन पाचन वात का अनुलोमन करने वाला होता है, ठीक है। बसा मज्जा का प्रयोग हम कफजन्य विकारों में करते हैं, और जब कफ की वृद्धि होती है तो क्या होता है, जनरली हमको अग्निमांद की प्रॉब्लम या डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ना। तो वही है कि कफ के बढ़ जाने से अग्निमान, अपक्ति, वात की गति में रुकावट हो जाती है। यदि मंड का अनुपान दिया जाता है तो इन विकारों को वो दूर करके कफ को जीतने वसा मज्जा सहायक होती है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, बसा मज्जा बलाधान के लिए दिया जा रहा था, बसा मज्जा कफज विकारों में दिया जाता है। कफज विकारों के कारण अग्निमांद, अरुचि, पांडु आदि होता है, और जो मंड होता है वो दीपन पाचन का काम करता है। इस कारण ये बसा मज्जा का ही सपोर्ट करता है कफज विकारों को जीतने के लिए। तीनों चीजें समझ में आ गई हो तो बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मेरे पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको ना समझ में आए, तो मैं थोड़ा सा और टेक्निक को चेंज करूंगी, ठीक है। क्लियर हो गया, क्योंकि जहां से रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा वहां पे आपको AR लिखते चलना है। अब आएंगी स्नेह की प्रविचारणाएं।
सिंपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी है, आंसर आपका 24 लगेगा। या अन्य के आधार पर स्नेह की प्रविचारणा, पहले तो सिंपल ही पूछेगा, अन्य के आधार पर ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो अन्य के आधार पर मतलब यहाँ पे जो है अन्य कल्पनाओं में मिलाकर दे रहे हैं। पहले तो प्रविचारणा क्या होती है समझे। प्रविचारणा मतलब होती है अगर कोई व्यक्ति स्नेह को ऐसे ही पीने में समर्थ नहीं होता है तो उसको भोजन के साथ मिलाकर दिया जाता है, वो कहलाती है प्रविचारणा। तो अन्य द्रव्यों में मिलाकर दे रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे अन्य के आधार पर स्नेह की प्रविचारणाएं 24। और रसों के आधार पर कितनी होगी आगे जाके पढ़ेंगे। रसों के आधार पर टोटल होती है 64। फिर बोले संयोग 63 होती है, एक अच्छपान 64 हो जाती, वो नहीं याद रखना। वो चरक को वेरीफाई करे हैं बागभट, उन्होंने भी 64 बोला, 64 इनका भी वही है, तो 64 ही याद रखेंगे रसों के आधार पर। अन्य के आधार पर 24 कौन कौन सी होती है पूरा याद तो नहीं होगा, पंचकर्मा से एमडी करोगे तो याद हो जाएगा। उदनश्य विलेपी चार रसो मांसम पयोदधि या वागु सूप साक ही, ऐसे करके आपको पूरा याद हो जाएगा। तो उदन विलेपी रस मांस दूध दही यवागु सूप साक यूष कामलिका खट सत्तु तिल का कल्क मध्य ले भक्ष्य अभ्यंजन वस्ती उत्तर वस्ती गंडूष कर्णतेल नस्य अक्षी तर्पण, ये 24 प्रविचारणा है। ध्यान देना, प्रविचारणा मतलब जो अंदर जाके बॉडी को स्नेहन करें। तो वमन विरेचन क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि वमन और विरेचन तो बॉडी से बाहर निकाल रहा है ना चीजों को, तो वो स्नेह में नहीं आएगा, वो हटा दिए हैं। यहाँ पे वस्ती और उत्तर वस्ती लिखा, यहाँ पे तेल अंदर जा रहा है, पर हमेशा हम वस्ती से क्या समझते हैं, निरुवस्ती समझते हैं। पर केवल विचारणाओं के संदर्भ में, प्रविचारणाओं के संदर्भ में जो वस्ती आया है उसका मीनिंग आपको अनुवासन वस्ती समझना है, क्योंकि अनुवासन वस्ती हमारे बॉडी का स्नेहन करेगा, निरुवस्ती नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो वस्ती है वो अनुवासन समझें, उसको उसको निरुवस्ती ना समझे। क्लियर हो गया। बाकी का चीज ऐसे याद नहीं होगा, बस दो चीजें और लिख लो। यहाँ पे जो चीजें हैं उनमें चरक ने कौन कौन सी चीजें नहीं बताई हैं। आम पैक मतलब आ से आस्थापन, माँ से मंड ना, हाँ मंड, पा से पेया और का से कवल। ये कहाँ से क्या मैंने लिखा, मैंने ये लिखा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सी प्रविचारणाएं चरक की नहीं है। तो आम पैक, आम का हमने पैक बना दिया, आम पैक, आस्थापन, मंड, पेया, कवल, इन चीजों को नहीं बताया, क्योंकि हम इतना पढ़ते हमको थोड़ी ना याद रहता है कि मंड बताया, यवागु बताया। तो यवागु तो बता दिए पर मंड नहीं बताया, याद रहता नहीं रहता ना, इसलिए अपन ने उसको याद कर लिया। सूप बता दिए पर पेया नहीं बताया, तो मंड और पेया नहीं बताया, याद रह जाएगा, है ना। और जो इनकी 24 है उनमें से 4 को हटा दिए काश्यप, यानी काश्यप की कितनी हो जाएंगी, टोटल 20 हो जाएंगी। कौन सा नहीं बताए हैं, उन वम नहीं बताए हैं। ऊ फॉर उत्तर वस्ती इनका था, काश्यप नहीं बताए। ना फॉर नस इनका था, काश्यप नहीं बताए। वा फॉर वस्ती इनका था, काश्यप नहीं बताए। माँ फॉर मध्य इनका था, काश्यप नहीं बताया। मंड तो इन्होंने ही नहीं बताया, मध्य काश्यप ने, मध्य जो इन्होंने बताया था ना, कहाँ गया ये, काश्यप ने उसको नहीं बताया। तो काश्यप ने कौन सी 4 को हटाया है चरक में से, वो याद रखेंगे। तो उन्वम हमारा गुड है। अब बच्चों में उत्तरवस्ती थोड़ी ना लगाएंगे, काश्यप कौन, बच्चों के डॉक्टर, उत्तरवस्ती नहीं लगाएंगे, नस्य भी नहीं देंगे, वस्ती भी नहीं लगाएंगे और ना ही मध्य पे लाएंगे। तो ये 4 चीजों को काश्यप हटा दिए हैं चरक के इसमें से। क्लियर हो गया। अब रसों के आधार पर पढ़ेंगे, अगले पेज पर दिया है, संख्या बस याद करेंगे। अब वो संयोग वियोग मत याद करिएगा, उसमें उसी के चक्कर में रह जाते हैं फिर। अच्छपान क्या होता है, अच्छपान मतलब जिसमें कोई भी या जिसको हम किसी भी द्रव्य में मिला के नहीं देते हैं वो अच्छपान कहलाता। प्योर घृत, उसको हम अन्य कल्पना में मिला के नहीं देंगे। तो अच्छ पेयस्तु या स्नो ना तमाहु विचारण स्नेह से सविशक दृष्टा कल्पः प्रथम कल्पिका। स्नेह जो अच्छे पान होता है वो प्रथम कल्पना है, प्रथम कल्पना। तो जो केवल स्नेह का पान किया जाता उसे विचारणा नहीं कहा जाता।
तो अच्छपान प्रविचारणा प्लस स्नेह की प्रथम कल्पना, बोथ आंसर कभी लगना ही नहीं चाहिए, पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देखोगे बहुत बार दोनों आंसर लगा है, पर मैं नहीं मानती हूं कि दोनों लगना चाहिए, क्योंकि अच्छपान श्लोक में तो लिखा है, विचारणा प्रविचारणा अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, तो ये प्रविचारणा के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छपान एक मुख्य कल्पना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब 64 प्रकार की प्रविचारणाएं, 64 प्रकार की प्रविचारणाएं। अब संयोग भेद से जो है, रसों के संयोग से 63 है, और टोटल करके कितनी है, 64 है। तो आप यहाँ पे 64 लिख लेना, फिर वही तो कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ तो हमने बोल दिया प्रविचारणा मत करो इसको इंक्लूड अच्छपान को, पर यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया कि रसों के संयोग से 63 होती है, और एक अच्छपान मिलाकर कुल मिलाकर स्नेहों की प्रविचारणाएं 64 होती है। तो आपसे पूछे रसों के आधार पर स्नेह की प्रविचारणा, आपका आंसर 64 लगेगा। अगर आपसे पूछे रसों के संयोग से, जब तक संयोग वर्ड यूज ना करे आपको 63 आंसर नहीं लगाना। संयोग यूज करे कि रसों के संयोग से कितनी है तो 63 लगाना, ओनली रसों के आधार पर पूछे तो 64 लगाना, स्नेह की प्रविचारणाएं पूछे तो 24 लगाना, या द्रव्य के अन्य द्रव्यों के आधार पर पूछे तब भी 24 लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? एक बार और बता दूं, अच्छपान प्रथम कल्पना प्रविचारणा में नहीं आता, स्नेह की प्रविचारणाएं 24, उसी को बोला जा सकता है अन्य के आधार पर स्नेह की प्रविचारणाएं 24, क्योंकि अन्य द्रव्य में मिला के दिया जा रहा है। फिर रसों की बात करें तो रसों के आधार पर स्नेह की प्रविचारणाएं कुल कितनी है, 64 है रसों के आधार पर रसों के संयोग से पूछे ना तो 63 आंसर लगेगा, 63। इससे ज्यादा और नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, पर आप अष्टांग हृदय पढ़ोगे वहां पे एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगला है स्नेह की मात्रा, उसका प्रमाण कौन से रोग में दिया जाता है, तो मैं इसको बाद में आपको रीड कराऊंगी। इसके साथ आप यहां से इसको पढ़ा देती हूं मैं, ताकि आपको जल्दी से और अच्छे से याद हो जाए। तो आज हम इसको ही बस पढ़ने वाले हैं। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग स्नेह की 3 प्रकार की मात्रा है, ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा। साथ ही साथ बागभट, ये पंचकर्मा के नोट्स है, बागभट जी की देख लो, बागभट जी ने 4 बताई हैं। कौन सी? इनके अलावा ह्रस्वसी मात्रा और बता दी। आचार्य सुश्रुत की कितनी होती है? 5 होती है। पंचकर्मा पढ़ाती तो आपको डिटेल पढ़ाऊंगी, अभी ओनली हम चरक का पढ़ते हैं। तो 3 प्रकार की मात्रा, ह्रस्व, मध्यम, उत्तम। अब पहले तो घंटे याद कर लो, कितने घंटे में पचने वाली मात्रा को ह्रस्व मात्रा बोलेंगे? 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 18 नहीं करना, डबल डबल करना है। पहले ऊपर ह्रस्व मात्रा लिखेंगे, पर 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब इसको हम प्रहर में या याम में कन्वर्ट करें तो 6 घंटे यानी 2 याम। 2 याम मतलब एक याम में 3 घंटे, एक याम बराबर 3 घंटे, तो 2 याम बराबर कितना? 6 घंटे हो जाएगा। तो 2 याम या प्रहर एक दूसरे का पर्याय है, याम और प्रहर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्रहर। 8 प्रहर ही तो एक अहोरात्र के बराबर होता। 8 प्रहर, मैं उसकी याद में खोया रहता हूं, ऐसा कोई डायलॉग आपने सुना होगा। तो 8 प्रहर मतलब दिन रात, एक अहोरात्र यानी 8 प्रहर। तो याद हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। कंप्लीट। अब हम रोग याद करते हैं, तो जैक याद कर लो, जैक स्पैरो, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन एक मूवी, समुंदर के लुटेरे, उसमें ना जैक रहता है। तो जे फॉर ज्वर, ए फॉर अतिसार, सी फॉर कास। तो ह्रस्व मात्रा जैक, उसके बड़े बड़े बाल नहीं थे, बहुत छोटे छोटे बाल करवा लिए थे उसने बाद में, उसमें मूवी में एक्टिंग जब किया तब बड़े बड़े थे, फिर उसके बाद में ह्रस्व हो गए थे। तो जैक एक कोड है ह्रस्व मात्रा का, ज्वर, अतिसार और कास। मध्य मात्रा में केवल एक ही कोड आपको याद करना है, केपी वर्मा। केपी नाम का कोई है, सरनेम उसका वर्मा है। तो के फॉर कुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ। अब यहाँ पे जब मैं श्लोका में पढ़ाऊंगी तो कुष्ठ मतलब स्किन से रिलेटेड सारे विकार मध्य मात्रा में आते हैं, है ना। तो क्षुद्र कुष्ठ, कुष्ठ। पी फॉर हो जाएगा प्रमेय, वर्मा से हो जाएगा वात, रक्त। तो केपी वर्मा
कुष्ठ, प्रमेह और वातरक्त। ठीक है, अब उत्तम मात्रा देखते हैं, तो उत्तम मात्रा कहाँ देंगे? सर्पदंष्ट, विसर्प, उन्माद, गुल्म, मूत्रकृच्छ, विबंध याद करते हैं। तो दो तो सर्प सर्प वाले याद कर लो, सर्पदंष्ट और विसर्प। अब इतनी खतरनाक चीज है तो मात्रा तो उत्तम ही देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी ना। केपी वर्मा मिडिल क्लास फैमिली से है, केपी वर्मा मिडिल यानी मध्यम मात्रा। अब यहाँ पे अगर आपने सांप को देखा तो क्या होगा? अधो वाली दो चीजें याद कर लो, छोटे बच्चे देखेंगे लूज मोशन कर देंगे या फिर यूरिनेशन कर देंगे। यहाँ पे दोनों चीज रुक गया, सांप को देखा सामने, दोनों चीजें रुक गया, विबंध हो गया, मूत्रकृच्छ हो गया, व्यक्ति पगला गया, उन्माद हो गया। सांप को सामने देखा, उन्माद हो गया, उन्माद के कारण वो दौड़ने भागने लगा। दौड़ने भागने से निदान स्थान के 8वें चैप्टर में चरक ने कौन से रोग की उत्पत्ति बताई है? गुल्म की बताइए ना। तो उन्माद हो गया, दौड़ने भागने से गुल्म हो गया, पूरा तो याद हो गया। सामने देखा सर्प विसर्प, है ना, अधो वाली दो चीजें रुक गया, अतिसार की जगह विबंध कर दो, उल्टा नहीं कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, रोक दिया यहाँ पे।